So now let us continue with our next lecture and start with the homework given in the previous one. यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है जिस पीवी डायग्राम को पीटी डायग्राम में हमें कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब देखो ए से बी अगर हम देखें तो ए से बी जो प्रोसेस है इट इज़ आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. तो अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो आइसोबारिक तो यहाँ पर भी ऐसा होगा. तो लेट अस से इट इज़ ए टू बी, देन बी टू सी. अब ये पीवी डायग्राम है तो क्लियरली विजिबल है कि जो बी से सी है इट इज़ आइसोथर्मल कर्व. तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बी से सी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ पॉइंट ए की ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है. तो सी का जो प्रेशर है वो कम है. ठीक है, प्रेशर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है हम ग्राफ नीचे की तरफ प्लॉट करेंगे ना कि ऊपर की तरफ. तो ये बी से आगे हम सी पे, तो प्रेशर एट सी इज लोअर. अब सी से डी इट्स अ आइसोकोरिक प्रोसेस क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है. अब ये पीटी ग्राफ है. पीटी ग्राफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसा होता है? तो अगर आपको गैसेस स्टेट की थोड़ी बहुत याद है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर दें, एन और आर कांस्टेंट है, तो पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ लीनियर होगा. ठीक है, आपको याद होगा ये कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ग्राफ कुछ ऐसा आएगा पीटी का, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और टेम्परेचर. ठीक है, तो अब सी से डी जाने में प्रेशर और कम हो रहा है. ठीक है, प्रेशर कम हो रहा है तो सी से डी नीचे की तरफ होगा. तो आप बोल सकते थे कि ऐसे भी हो सकता है पर प्रेशर बढ़ नहीं रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा. तो लेट्स से इस पॉइंट पे आ गया डी, और डी से ए अगेन इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, तो डी से वापस आइसोथर्मल होगा तो लाइक दिस, और यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम साइक्लिक प्रोसेस ऑन अ पीटी डायग्राम. ठीक है, नाउ यू कैन नोट इट डाउन. अब नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड अवर न्यू टॉपिक दैट इज लैटिस एनर्जी इन द बॉर्न हेबर साइकिल. देखिए, लैटिस एनर्जी को डिफाइन करना आपने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि लैटिस एनर्जी क्या होता है. मान लें अगर हमारे पास 1 मोल NaCl है, NaCl को जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, किन आयंस में तोड़ेंगे हम, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. तो जब किसी भी 1 मोल क्रिस्टल को उसके आयंस में तोड़ा जाता है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. या उल्टा ये बोल सकते हैं आप कि जब यहाँ पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मिलके, कि जब 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव मिलके NaCl बनाते हैं, तो व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज लैटिस एनर्जी. तो सीधी सी बात है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको तोड़ने के लिए x अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो बैकवर्ड रिएक्शन में इसके बनने में x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी. तो दोनों तरह से लैटिस एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है. तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन एक ही मेंशन किया है कि लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयंस. अब किसी कंपाउंड को तोड़ना जितना मुश्किल होगा उसकी उतनी लैटिस एनर्जी हायर होगी, और अगर उस कंपाउंड को तोड़ना मुश्किल है तो मीन्स दैट इज अ स्टेबल कंपाउंड. तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. हायर द लैटिस एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड की स्टेबिलिटीज को हम लैटिस एनर्जी की वैल्यूज से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो लैटिस एनर्जी है
इसको आप किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, हमें इसके इनडायरेक्टली ही मेज़र करना पड़ता है। ठीक है, तो बॉर्न हेबर साइकिल एक प्रोसेस है, साइकिल है बेसिकली, जिसमें हम 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि लैटिस एनर्जी कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, कि डायरेक्टली आप इसको एक्सपेरिमेंट में मेजर नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली यूजिंग हेस लॉ हम इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर हम एक साइकिल देखते हैं, उससे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब देखो, लेट अस से हमें 1 मोल KCl बनाना है, तो यहाँ पर 1 मोल KCl बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर हम बिल्कुल शुरुआत देखें तो फॉर्मेशन के लिए हमें पोटाशियम सॉलिड, देखो ये जो डायग्राम है ये आपको अभी समझ आएगा, उससे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर समराइज करते समय इस डायग्राम से उसको रिलेट करेंगे। तो हमें चाहिए पोटाशियम सॉलिड। पोटाशियम सॉलिड को डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते KCl बनाने के लिए, कि पोटाशियम सॉलिड प्लस आपने Cl लिया गैसेस और डायरेक्टली KCl बन गया। KCl बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हमें K पॉजिटिव आयन चाहिए गैसेस प्लस हमें चाहिए Cl नेगेटिव आयन गैसेस, तब जाके बनेगा KCl। पर K पॉजिटिव आयन कहाँ से मिलेंगे, Cl नेगेटिव आयन कहाँ से मिलेंगे। तो ये हमें एक बेसिक स्टेप से चलना पड़ेगा कि हम मेटल पोटाशियम से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन गैस से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप्स। तो पहला स्टेप है वेपराइजेशन ऑफ पोटाशियम। ठीक है, जो पोटाशियम सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड में तो बहुत सारे एटम हैं, आपको तो एक एटम चाहिए, तो वहाँ से हमें 1 एटम ऑफ पोटाशियम चाहिए। तो एक्स का रिएक्शन आ जाएगा, K सॉलिड को वेपराइज करेंगे जिससे हमें 1 एटम ऑफ पोटाशियम गैसेस स्टेट में मिल जाएगा। तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जब आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हो इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, K गैस आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, अब आयनाइजेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन ऑफ K गैसेस, उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो K गैसेस विल गिव यू K पॉजिटिव गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि उसको आप आयन में कन्वर्ट कर रहे हो। K पॉजिटिव आ गया। अब Cl से स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन से। थर्ड स्टेप में हमारे पास शुरुआत में तो क्लोरीन गैस थी, Cl2 गैस, पर हमें तो सिर्फ एक Cl चाहिए, तो पहले इसको तोड़ेंगे हम। तो Cl2 गैस को ब्रेक करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें आएगा डेल्टा H डिसोसिएशन, क्योंकि तोड़ने में हीट लगेगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप में ये जो क्लोरीन गैस आपको 1 एटम मिला है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन ऐड करके ये बनेगा Cl नेगेटिव गैस। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जो कि आपने पीरियोडिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी एंथैल्पी क्या होती है। तो K पॉजिटिव भी मिल गए, Cl नेगेटिव भी मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप में K पॉजिटिव गैसेस प्लस Cl नेगेटिव गैसेस मिलके क्या बना देंगे, KCl सॉलिड। और जब आयंस मिलके क्रिस्टल बनाते हैं, 1 मोल क्रिस्टल, तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब ये जो सारे के सारे स्टेप्स हमने किए, अगर इन सभी को ऐड किया जाए, टोटल सभी को ऐड कर देंगे हम, तो क्या होगा, ये K पॉजिटिव इस K पॉजिटिव से कैंसिल होगा। ठीक है, देन ये Cl नेगेटिव इस Cl नेगेटिव से कैंसिल होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होगा, ये Cl यहाँ Cl से कैंसिल हो रहा है, देन ये K गैसेस इस K गैसेस से कैंसिल हो रहा है। तो अल्टीमेटली बचे कौन से, K सॉलिड, हाफ Cl2 गैस और KCl सॉलिड।
तो नेट जो रिएक्शन है दैट इज के सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स यू KCl सॉलिड। ये रिएक्शन आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसा लग रहा है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स बेसिक एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। तो ये आ गया डेल्टा H फॉर्मेशन। अब हेस लॉ बोलता है कि अगर आपने ये 5 स्टेप ऐड किए हैं तो ये जो डेल्टा H फॉर्मेशन है ये इन सब एंथैल्पीज की एडिशन के बराबर आना चाहिए। तो सारी एंथैल्पीज ऐड होंगी इसमें, तो डेल्टा H सब्लिमेशन ऐड होगा प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन ऐड होगा प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H लैटिस। क्लियर? अब इसमें से मैंने आपको कहा कि डेल्टा H लैटिस हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते रिएक्शन में, तो ये वाला पार्ट जो ये अननोन रहेगा, पर हीट ऑफ फॉर्मेशन तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हैं रिएक्शन में। तो डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यू हमें पता होती है, सब्लिमेशन हमें पता होता है, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन। तो अगर इन सभी वैल्यूज़ में से लैटिस को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो वहाँ से डेल्टा H लैटिस निकल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ क्लियर। तो ये जो एक पूरा साइकिल बना कि KCl की फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई, कि मेटल था उससे गैसेस एटम में कन्वर्ट किया, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, फिर क्लोरीन को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट किया, ये पूरा साइकिल इज कॉल्ड बॉर्न हेबर साइकिल। इस साइकिल के लिए जब आपने टोटल डेल्टा H लिखा उसमें से बाकी डेल्टा H की वैल्यू पुट करने से डेल्टा H लैटिस मिल रही है। ओके, तो अब इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो KCl को देखो, K सॉलिड प्लस हाफ Cl2 से KCl बना तो वो डेल्टा H फॉर्मेशन है। उल्टा देखोगे KCl को तोड़ोगे K सॉलिड प्लस हाफ Cl2 में, तो KCl को तोड़ेंगे अगर उल्टा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन। फिर K सॉलिड से K गैस बनाया तो यहाँ पर सब्लिमेशन लगा, हाफ Cl2 एज इट इज़ है। अगले पार्ट में हाफ Cl2 को तोड़ा Cl में तो ये डेल्टा H डिसोसिएशन लगा, ये वाला डेल्टा H सब्लिमेशन है। फिर K गैसेस प्लस Cl गैस को K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब K से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या है, डेल्टा H आयनाइजेशन। फिर Cl में इलेक्ट्रॉन गेन करवाया तो ये है डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और उसके बाद जब K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिला के KCl बने तो ये आया लैटिस एनर्जी। तो ये लैटिस एनर्जी अननोन थी, बाकी सारी वैल्यूज नोन है, तो इनकी वैल्यू पुट करो और यू कैन कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। तो ये सिंपली हेस लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो नाउ यू कैन नोट डाउन। तो आपको ये लेफ्ट वाला डायग्राम नोट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, द थर्ड एंथैल्पी इन द सीरीज। एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि कुछ कंबशन करना पड़ेगा। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब 1 मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट कंबशन उसका करवाया जाता है तब जितनी हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इतना तो आपको पता होगा, कुछ भी जलाओ, एनीथिंग बर्न्स, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो डेल्टा H कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। इसमें सोचने वाली बात नहीं कि डेल्टा H पॉजिटिव होगा या डेल्टा H नेगेटिव होगा। कंबशन मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मान लो आप किसी भी फ्यूल को जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, कोई गैस जला रहे हो, पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग। लेट अस से हम लिखते हैं 1 मोल मीथेन, तो 1 मोल मीथेन को कंप्लीटली बर्न करेंगे तो सारा का सारा जो कार्बन है वो कार्बन कन्वर्ट होता है CO2 में। ओके, अगर 1 कार्बन है तो 1 CO2 बनाएंगे प्रोडक्ट में, 4 होंगे तो 4 बनाएंगे। तो जितने कार्बन हैं 1 मोल में सबको कन्वर्ट कर दो CO2 में और सारा का सारा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स में।
और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करके लेफ्ट साइड लिख दो कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें 1 मोल मीथेन जल रहा है, तो ये डेल्टा एच कंबशन आया, ठीक है। तो इट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर मीथेन गैस, ठीक है। तो ऐसे मीथेन गैस के अलावा और बहुत सारे फ्यूल के लिए आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो याद रखना इसको डेल्टा एच सी से हम डिनोट करते हैं। नाउ यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमें सिर्फ डेल्टा एच रिएक्शन ही लिखना हो या डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, वो क्या होगा, प्रोडक्ट का एंथैल्पी फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी फॉर्मेशन मीन्स डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2 लिक्विड, ये आ गया प्रोडक्ट का पार्ट, माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस प्लस 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। अब O2 अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, और ये रिएक्शन अपने आप में एंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन को हम डेल्टा एच नॉट कंबशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है और इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से किसी एक की फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं पता, तो यू कैन पुट द वैल्यू और उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो इतना बात क्लियर है। अब इसके ऊपर एक सिंपल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। इट इज एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल आएगा 6.7। नाउ दिस क्वेश्चन हमें दिया गया कि कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस। तो 1 मोल बेंजीन जल रही है 298 केल्विन और 1 atm पे, मतलब वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन है, और टोटल एनर्जी निकल रही है 3267। इसका मतलब वो कि डेल्टा एच कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड इज इक्वल टू 3267 किलो जूल पर मोल। फिर डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन लिक्विड वाटर का और CO2 गैस का दिया गया है। तो लेट अस से कंबशन को हम x मान लेते हैं, इस वैल्यू को y ले लेते हैं, इस वैल्यू को z ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में ईजी रहे। अब निकालना क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो जो चीज़ कैलकुलेट करनी है पहले उसको लिखो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 लिक्विड। अब इसको इसके बेसिक एलिमेंट्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन उनसे बनाना है, तो इसमें 6 कार्बन ग्रेफाइट लगेगा प्लस 3H2 गैस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एच हमें कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है बेंजीन का कंबशन और वाटर और CO2 का फॉर्मेशन। अब देखो बेंजीन का जब कंबशन होगा तो C6H6 लिक्विड प्लस O2 गिव्स यू 6 कार्बन है तो 6 CO2 बनेगा कंप्लीट कंबशन के बाद, और 6 हाइड्रोजन हैं तो 3H2O, तो 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाय 2 O2। तो ये हो गया डेल्टा एच नॉट कंबशन, जो कि हमने x लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखें या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही लिखें, तो इसको चाहे एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखो या डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, वो कितना आएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। तो 6 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O, जो हो गया प्रोडक्ट के लिए, माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C6H6 प्लस O2 के लिए तो 0 होगा क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो जो भी आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है, O2 वाला पार्ट। अब डेल्टा एच कंबशन आपको x दिया हुआ है, 6 इंटू CO2 वाली वैल्यू हमने z ली हुई है,
H2 वाली वैल्यू हमने y ली है, माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C6H6, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो उसको लेफ्ट में ले जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 6Z + 3Y - X। अब जस्ट आपको Z, X और Y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ से एंड यू विल गेट द आंसर। तो इट इज़ दैट सिंपल। सो नाउ यू कैन नोट डाउन द सॉल्यूशन। और हो सकता है कि बाकी बुक्स में या एनसीईआरटी में किसी और तरीके से सॉल्व किया हो, तो दैट डिपेंड्स। आप इन तीनों इक्वेशन को एक्स वाई जेड को इक्वेशन की फॉर्म में लिख के उनको प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 44। गिवन दैट डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड इज एक्स, डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ C2H2 that is acetylene is y, and delta H naught combustion of C2H4 is z. Calculate the heat of reaction for hydrogenation of C2H2 at constant volume. तो यहाँ हमारे पास रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ C2H2, मतलब C2H2 गैस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है। तो H2 गैस ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा C2H4 गैस। इसके लिए डेल्टा H कैलकुलेट करना है, ओके, ये कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है? ये तीन वैल्यूज़ गिवन है। अब अगर हम ये देखें, ये डेल्टा H में ये फॉर्मेशन और H2 के लिए ज़ीरो फॉर्मेशन हमें दिया नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अब जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर की फॉर्मेशन कैसी होगी? H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स यू H2 लिक्विड, ठीक है। इसके लिए जो डेल्टा H है इसको X दिया गया है। C2H2 का कंबशन में क्या होगा? C2H2 गैस प्लस O2, 2 कार्बन है तो 2 CO2 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 1 H2O, 4 1 5 तो 5/2O2, ठीक है। इसके लिए डेल्टा H दिया है Y एंड C2H4 का कंबशन, तो C2H4 गैसेस प्लस यहाँ 5/2 था, यहाँ 6/2 हो जाएगा, तो ये 3O2 हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम, तो 2CO2 प्लस 2H2O, तो इसका डेल्टा H दिया है Z। हमें ये निकालना है, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये देखो कि इन तीनों इक्वेशन को कैसे प्लस माइनस करके हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें C2H2 चाहिए लेफ्ट में, तो सेकेंड इक्वेशन को तो एज इट इज़ रखो। H2 भी चाहिए लेफ्ट में, H2 फर्स्ट से आ जाएगा। C2H4 चाहिए राइट में, तो इस इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो दैट विल बिकम 2CO2 प्लस 2H2O गिव्स यू 3O2 प्लस C2H4, और ये Z की जगह हो जाएगा -Z। क्लियर? अब भी देखा जाए तो एक C2H2, एक H2 चाहिए, एक C2H4 चाहिए। अब अगर हम डायरेक्टली ऐड कर दें सबको तो क्या होगा? देखो, अब डायरेक्टली एडिंग पे हाफ O2 5/2O2 मिलके हो गए 3O2, तो ये 2 और ये 3O2 गए, ये 2CO2 ये 2CO2 कैंसिल, H2O प्लस H2O 2H2O, और ये 2H2O ये भी कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास? C2H2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स यू C2H4 गैस, और डेल्टा H कितना आया? तीनों को ऐड कर दो, X प्लस Y माइनस Z। अब ध्यान इसमें कहाँ देना है? सॉरी, हमें ये डेल्टा H तो निकाल लिया, ठीक है, पर मैं भूल गया कि हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा गया हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलते हैं डेल्टा U, तो हमें डेल्टा U कैलकुलेट करना है,
तो देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा एच तो हमने निकाल दिया, तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी। प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं, 1, रिएक्टर में कितने, 2, 1 माइनस 2 दैट इज -1। ठीक है, तो डेल्टा एन जी आ गया -1 इंटू आर टी, तो ये आ गया डेल्टा एच प्लस आर टी। क्लियर। अब यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस आर टी। ठीक है, टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन दिया है, और एक्स वाई जेड मैंने रैंडम वैल्यू ली है। रियलिटी में आपके पास यहाँ पर 3 कोई वैल्यूज दी होंगी, तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू कैन कैलकुलेट द फाइनल आंसर। ओके, सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हुए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि आपको नाम से यहां पर पता लग रहा है, एंथैल्पी मीन्स हीट चेंज ऑफ सॉल्यूशन, कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, सॉल्यूट को ऐड करते हैं हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। ठीक है, अब तक आपने देखा कि जब भी हम एंथैल्पी डिफाइन करते हैं हम 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम 1 मोल सॉल्यूट को एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, कि सॉल्वेंट आपके पास 2 लीटर हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है, पर उसका जो अमाउंट है दैट शुड बी स्पेसिफाइड। क्योंकि 1 मोल को, मान लीजिए 1 मोल आपके पास NaCl है, उसको अगर आप 2 लीटर पानी में डालेंगे या 3 लीटर में डालेंगे, तो दोनों केसेस में एंथैल्पी चेंज बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगेगा, पर जनरली जब सॉल्वेंट की वॉल्यूम डिफरेंट होती हैं इनिशियली, तो एंथैल्पीज भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जब आप सॉल्वेंट और ऐड करते जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डाल देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डालने से एंथैल्पी में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को जब एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं, तब जो टोटल एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज आता है प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें ये आपका एक्सप्रेशन हो गया कि ए बी सॉलिड, जैसे कि NaCl अगर आपने सॉल्ट लिया सॉलिड, इसको अपने पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, तो ये बनेगा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस बनेगा Cl नेगेटिव एक्वस। तो जो जनरल एक्सप्रेशन है दैट इज ए बी सॉलिड कन्वर्ट होता है ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस में, और जो टोटल एंथैल्पी चेंज है दैट इज रिटन एज डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन। अब इस पूरे प्रोसेस में 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, 2 स्टेप क्या होते हैं, पहले तो ये जो ए बी सॉलिड है ये टूटेगा। ओके, तो जब ये टूटेगा, इसको आप अगर लैटिस एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये कैसे टूटेगा, ए पॉजिटिव गैसेस अलग हो जाएंगे और बी नेगेटिव गैसेस अलग हो जाएंगे। तो ये जो पहला स्टेप है इसमें हमें देनी पड़ रही है लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो आपने दोनों को गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ए पॉजिटिव गैसियस पानी के साथ एक्वस फॉर्म में जाएगा, मतलब ये हाइड्रेटेड आयन बनेगा। ठीक है, तो ए पॉजिटिव गैसेस से बनेगा ए पॉजिटिव एक्वस, बी नेगेटिव गैसेस से बनेगा बी नेगेटिव एक्वस। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप, जहां पर हाइड्रेशन हो रही है। तो इस स्टेप में जो एंथैल्पी आएगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो 2 स्टेप में हुआ ना ये। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको 2 स्टेप में जाना है कहीं पे, तो टोटल जो चेंज आएगा एंथैल्पी का, मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन, ये किसके बराबर हुआ, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के बराबर। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है कि ये 2 पार्ट में होता है। अब लैटिस एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती क्योंकि हमें क्रिस्टल को तोड़ना है उसके आयंस में। तो दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय यू हैव टू सप्लाई दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है, मतलब ए बी के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग आयनिक बॉन्डिंग है, तो लैटिस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी।
तो अगर एनर्जी सप्लाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है तो कभी कभी वो चीज़ डिजॉल्व ही नहीं होती, क्योंकि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो तो हम यहां लिख सकते हैं कि इफ डेल्टा एच लैटिस इज वेरी हाई substance doesn't dissolve। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड्स के केस में, मतलब जहां पर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहा है किसी मेटल का, तो फ्लोराइड्स के केस में आयनिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है, तो उस केस में आयनिक क्रिस्टल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो सॉल्युबिलिटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और ये जो डेल्टा एच सॉल्यूशन है, ठीक है, इस प्रोसेस में जो टोटल एंथैल्पी चेंज हुआ, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज मोस्टली पॉजिटिव। ठीक है, ये मोस्टली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक है, इसीलिए एंडोथर्मिक का मतलब हुआ कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती, गेन करनी पड़ती है। ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब कि इसको हीट की जरूरत है, तो अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। हेंस डिसोल्यूशन फॉर majority of salts, majority of ionic compounds, हम बोल सकते हैं कि majority of ionic compounds के लिए, सभी के लिए नहीं, majority के लिए। ठीक है, तो क्योंकि एंडोथर्मिक है इसलिए majority of ionic compounds के लिए dissolution is favored at higher temperature। तो इसका कॉमन सा एग्जांपल है कि आप NaCl को अगर आप ठंडे पानी में डिसॉल्व करना चाहें और गर्म में डिसॉल्व करना चाहें तो किस में डिसॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं, किस में जल्दी डिसॉल्व होगा? ऑब्वियसली गर्म पानी में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसके लिए जो डेल्टा एच सॉल्यूशन था वो एंडोथर्मिक था, और एंडोथर्मिक जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं रिएक्शन की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है। ठीक है, तो नाउ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट नाउ यू कैन नोट डाउन दिस वन। अब इतना पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जो हमने पढ़ा ऊपर कि गैसेस से वो एक्वस में जाता है उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। तो हाइड्रेशन रियलिटी में क्या होता है? देखो, हाइड्रेशन दो पार्ट्स में हम समझेंगे। वन इज एनहाइड्रस या पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के लिए। आपने जूनियर क्लासेस में ये तो पढ़ा कि कॉपर सल्फेट सॉलिड का कलर होता है वाइट, और एक और सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका कलर होता है ब्लू। ये भी सॉलिड होता है, ये ब्लू कलर का पाउडर है। तो मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने की वजह से इसका कलर वाइट से ब्लू हो गया। तो ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने यहां पर ऐड किए हैं इनको बोलते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि जब क्रिस्टल बनते हैं तब ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें स्ट्रक्चर में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो कॉपर सल्फेट है इसके साथ कोई वाटर नहीं लगा है, ये एक एनहाइड्रस सॉल्ट है। एनहाइड्रस मतलब जिसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। .5H2O ये कैसा है? इट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं। तो फिर पार्शियली हाइड्रेटेड क्या हुआ? पार्शियली का मतलब हुआ कि बेसिकली कॉपर सल्फेट की टेंडेंसी 5 वाटर मॉलिक्यूल गेन करने की होती है। तो एनहाइड्रस तो पूरे 5 लेगा। मान लो अगर आपके पास है कॉपर सल्फेट .2H2O तो उसको 3 और चाहिए। तो जब भी 5 वाटर मॉलिक्यूल से कम होंगे कॉपर सल्फेट में तो वो हो जाएगा पार्शियली हाइड्रेटेड, मतलब जितने उसको चाहिए अभी उसके पास उससे कम है, दैट इज अ पार्शियली हाइड्रेटेड, तो वो और गेन करना चाहेगा। पर .5H2 ये वाला जो सॉल्ट है ये पूरी तरह से हाइड्रेटेड है, इसको और हाइड्रेशन की टेंडेंसी इसकी नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट पूरा बन चुका है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? कॉपर सल्फेट का जब 1 मोल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को गेन करके हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस में
जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच हाइड्रेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जनरली एनर्जी रिलीज ही होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया कि एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस सॉल्ट के लिए हुआ, और इसी तरह पार्शियली हाइड्रेटेड भी हो सकता है। ठीक है, कि मान लो आपने लिख दिया कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, उसको 3H2O और चाहिए, तो वो क्या बनाएगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो भी डेल्टा एच हाइड्रेशन हुआ पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ एन एनहाइड्रस और partially hydrated salt is the enthalpy change when 1 mole of the salt combines with the required number of water molecules to form a hydrated salt. ठीक है, तो I think that part is clear. So first of all, just pause the video and note it down. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि गैसियस आयंस के लिए हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हाइड्रेशन, क्योंकि डिसोल्यूशन को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ थ्योरी। जब मैंने कहा कि NaCl को हमने पानी में डाला, ठीक है, तो NaCl पानी में डाल के टूट गया, Na पॉजिटिव एक्वस अलग हो गए और Cl नेगेटिव एक्वस अलग हो गया। अब आपने एक चीज़ पे कभी गौर किया होगा कि NaCl बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है और कैटायन और एनायन तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो गए हैं, ये वापस से अट्रैक्ट करके क्यों नहीं जुड़ जाते और NaCl बनाते, पहली बात। सेकेंडली, Na पॉजिटिव गैसियस और Na पॉजिटिव एक्वस में डिफरेंस क्या है, कब हम आयन के साथ यहाँ एक्वस लिखेंगे और कब नहीं लिखेंगे। ठीक है, और NaCl अगर एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड तो सबसे स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से ये तो टूटना नहीं चाहिए आसानी से, पर ये बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है पानी में। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें हाइड्रेशन को समझना है। तो देखो, जब आपने NaCl को तोड़ा तो आपको एक्चुअली मिले Na पॉजिटिव गैसियस और Cl नेगेटिव गैसियस। ठीक है, अब ये Na पॉजिटिव गैसियस एक कैटायन है, और वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव आयन को, मतलब कैटायन को, Na पॉजिटिव को अगर चारों तरफ से वाटर ने घेर लिया तो वो किसकी तरफ से अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ से, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। ठीक है, और मेनली कौन घेरेगा इसको, ऑक्सीजन वाला साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन और इस आयन के बीच में अट्रैक्शन होगी। ये कौन सी अट्रैक्शन है, किस तरह की अट्रैक्शन है, इट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में तो डाइपोल बने हुए हैं। ठीक है, और ये आयन है, तो ये एक आयन और एक डाइपोल के बीच की इंट्रैक्शन है। तो जब भी अट्रैक्शन होती है किन्हीं भी स्पीशीज के बीच में, उसी को तो बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड बेसिकली क्या है, अगर आपने कहा कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इट मीन्स ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन और ये डाइपोल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर ये बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड बनेंगे, इन बॉन्ड के बनने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ कैटायन। तो जब एक कैटायन को वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं चारों तरफ से, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। अब ये बन गया Na पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, ये एक हाइड्रेटेड आयन है। ओके, अब सेकंड आ गया कि Cl नेगेटिव जो आपका एनायन होगा, उसको भी वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे। उसको कैसे घेरेंगे, उसको हाइड्रोजन की तरफ से, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन वाली साइड। तो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की तरफ से एनायंस को घेर लेंगे। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, रियलिटी में कितने होते हैं ये डिपेंड करता है कि आयन का साइज कैसा और कितनी अच्छी हाइड्रेशन हुई है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव,
तो इस तरह से आप पूरी तरह से लिख सकते हो। तो यहां पर भी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज आएंगी, आयन डाइपोल, ठीक है। तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये सेकंड जो केस हो गया, ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ एनायन, और इसको लिखेंगे अब Cl नेगेटिव एक्वस, हाइड्रेटेड Cl नेगेटिव। तो इस पूरे प्रोसेस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव या कैटायन और एनायन की पूरी हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई, क्यों रिलीज हुई? क्योंकि वाटर और कैटायन और एनायन के बीच में थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन हुई, उन अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हुई। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर आप Na पॉजिटिव की हाइड्रेशन को अलग काउंट करो, Cl नेगेटिव को अलग काउंट करो, तो वो इंडिविजुअल आयन की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखो कि Na पॉजिटिव गैसियस प्लस वाटर मतलब एक्वस गिव्स यू Na पॉजिटिव एक्वस, तो इसमें जो डेल्टा H आया दैट इज द डेल्टा H हाइड्रेशन फॉर कैटायन। सिमिलरली अगर आप लिखो Cl नेगेटिव गैसियस प्लस एक्वस गिव्स यू Cl नेगेटिव एक्वस, तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज द डेल्टा H हाइड्रेशन फॉर एनायन। तो पूरे NaCl के लिए जो हाइड्रेशन आएगी वो कितनी होगी? इन दोनों को ऐड कर दो, कैटायन प्लस एनायन, तो वो पूरे NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इतना बात क्लियर है। तो ऊपर की डेफिनेशन तो लिख ली थी, ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज पर्टिकुलर डायग्राम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसकी जो एप्लीकेशन है कि हाइड्रेशन के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आएगा दैट वी विल सॉल्व आफ्टर सम टाइम, तो आपको एप्लीकेशन पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंथैल्पी। जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये एंथैल्पी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होते हैं, तो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन, अब 1 मोल नहीं लिखेंगे हम, ओके 1 मोल एसिड 1 मोल बेस नहीं लिखेंगे। रीजन बीइंग, अगर HCl को NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करना है तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर देता है, पर HCl की जगह अगर आपने H2SO4 का 1 मोल ले लिया तो H2SO4 के 1 मोल से तो 2 मोल H पॉजिटिव निकलेंगे। तो 2 मोल H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल NaOH चाहिए। अगर आप H3PO4 लेते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 मोल NaOH चाहिए। तो कब कितने मोल डिफाइन करने हैं ये तो एसिड और बेस के स्ट्रक्चर के साथ चेंज होता रहेगा, इसलिए हम मोल की टर्म में यहां पर बात नहीं करते, हम बात करते हैं यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो मतलब when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of a base, तो तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं तो हमेशा जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो फिक्स आती है। मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो उनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा -57.1, मतलब एनर्जी रिलीज ही हो रही है, पर कितनी? 57.1 किलो जूल या 13.7 किलो कैलोरीज। ना तो क्वेश्चन अराइजेज कि ऐसा क्यों होता है कि हम अलग अलग एसिड लें, जैसे कि आप HCl प्लस NaOH ले लो तब भी न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी इतनी ही आएगी, अगर HNO3 प्लस KOH लेते हैं तब भी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इतना ही आता है। तो इसमें ऐसा क्या है कि अलग अलग एसिड रखने पे भी डेल्टा H की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब एसिड पे डिपेंड नहीं कर रहा वो। अब इसका रीजन इसमें है कि व्हाट आर द स्पेक्टेटर आयंस एंड व्हाट आर द पार्टिसिपेटिंग आयंस।
देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पानी में डालते ही ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो पूरी तरह से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। NaCl सॉल्ट पानी में पूरी तरह डिजॉल्व होता है, तो इसके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। अब अगर आप देखो तो रिएक्टेंट साइड में भी Na पॉजिटिव है, प्रोडक्ट में भी है, मतलब सॉल्ट बनने से पहले भी तो Na पॉजिटिव था और बाद में भी है, तो Na पॉजिटिव में कोई चेंज तो नहीं आया ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी था और अब भी है, तो उसको हम दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट में अगर सेम चीज़ हो तो कैंसिल हो जाती है। क्लोराइड भी दोनों तरफ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रियलिटी में रिएक्शन हुआ किसका, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पानी में डालते ही H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में KOH, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, और KNO3 जो एक सॉल्ट है ये K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में ये भी आयनाइज हो जाएगा। तो K पॉजिटिव दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। नाइट्रेट दोनों तरफ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आयंस दोनों तरफ होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। मतलब ये सिर्फ देखने आए हैं रिएक्शन, दीज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो सेकंड में भी अगर आप देखो एक्चुअल रिएक्शन क्या हुआ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करते हैं या जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो जो एक्चुअल रिएक्शन है वो तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच में हो रहा है, ठीक है। H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ये मिलके 1 मोल वाटर बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअल रिएक्शन सब में यही हो रहा है, तो क्योंकि ये रिएक्शन सभी में कॉमन है इसीलिए इसके लिए जो डेल्टा H आएगा वो भी फिक्स होगा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा H आता है -57.1 किलो जूल, दिस इज एक्चुअली द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। इसीलिए सभी अलग अलग एसिड बेस के साथ भी ये वैल्यू कांस्टेंट आती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम किसी एक एसिड को, ओके फर्स्ट थिंग पहले आप ये कर लो, कितना पार्ट नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से अगर एक भी एसिड को या बेस को आपने वीक ले लिया, मतलब कोई एक स्पीशीज, ठीक है, तो इफ एनी वन और बोथ स्पीशीज आर वीक, मतलब एसिड वीक है या बेस वीक है या दोनों ही वीक हैं, देन जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन आएगी दैट विल ऑलवेज बी लेस देन -57.1 किलो जूल, मतलब 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उससे कम होगी। कितनी कम होगी, इट डिपेंड्स के स्पीशीज जो आपने डाली वो कितनी वीक है, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि कम होती क्यों है। तो लेट अस से आपने लिया एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब यहां पर लेट अस से कि जब इनका एक एक मोल होता है तो इसके भी 100 पार्टिकल्स थे, इसके भी 100 थे। अब एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और वीक एसिड पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता, तो 100 पार्टिकल्स में से मान लेते हैं सिर्फ 10 टूटे, तो 10 टूटे तो 10 H पॉजिटिव मिले, पर NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो पूरी तरह से डिसोशिएट कर जाएगा, तो वो पूरे 100 OH नेगेटिव दे देगा। तो 10 H पॉजिटिव को तो 10 ही OH नेगेटिव चाहिए रिएक्शन के लिए, तो ये जब 10 कंज्यूम हो जाएंगे तो NaOH के तो 90 OH नेगेटिव बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये जब 10 OH नेगेटिव और 10 H पॉजिटिव रिएक्ट किए, न्यूट्रलाइज हुए, तो कुछ एनर्जी निकली, कितनी निकली, लेट अस से E1। अब ये जो E1 एनर्जी निकली, अब H पॉजिटिव तो खत्म हो गया, इस E1 एनर्जी से कुछ एनर्जी वापस जाएगी और एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए, क्योंकि 100 थे ना, 10 H पॉजिटिव बने, 90 तो रह गए थे पीछे, तो कुछ एनर्जी जो निकली उसका थोड़ा सा पार्ट हम वापस भेजेंगे कि चलो और तोड़ो उसको। तो मान लेते हैं फिर और 10 निकले, वो 10 90 में से 10 के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये 90 OH नेगेटिव थे, फिर ये 0 हो जाएंगे, ये 80 रह जाएंगे,
फिर कुछ और एनर्जी निकलेगी E2, उसका कुछ पार्ट फिर से जाएगा उसको तोड़ने में, फिर और निकलेंगे। तो ऐसा करते 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 फाइनली ये जो 100 के 100 एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स थे या मॉलिक्यूल्स थे, ये पूरी तरह से आयनाइज हो चुके होंगे। ठीक है, अब ये जो आपकी एनर्जीज निकली E1, E2, E3 जो भी निकली, ये सारी मिला के किसके बराबर हैं? ये सारी मिला के उतने ही हैं कि 100 H पॉजिटिव को 100 OH नेगेटिव से न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो 100 का मैं एक आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए ले रहा हूं। एक्चुअली ये 1 मोल H पॉजिटिव होंगे और ये 1 मोल OH नेगेटिव होगा अगर हम डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस से कि जब ये N 100 थे, या मोर एक्यूरेटली अगर हम बोलें तो ये भी एवोगाड्रो नंबर ऑफ H पॉजिटिव है, ये भी एवोगाड्रो नंबर ऑफ OH नेगेटिव है, तो एनर्जी तो रिलीज 57.1 ही हुई होगी क्योंकि वो तो फिक्स है। पर इस 57.1 का कुछ पार्ट कहाँ गया? इस वीक एसिड को तोड़ने में। ठीक है, तो ये ऐसी बात है कि मान लो आपको 500 रुपीज़ दिए गए, पर 500 में से कुछ आपका खर्चा हो गया, तो 50 रुपीज़ आपने खर्च दिए, तो आपके पास बचे कितने? 450। तो वैसे यहाँ पर 57.1 तो मिली थी एनर्जी, पर उसका कुछ पार्ट चला गया इसको तोड़ने में, तो आपके पास जो एक्चुअल आया होगा वो कितना होगा? 57.1 माइनस जो डेल्टा H चला गया, या माइनस आप बोल सकते हो जो चला गया डिसोसिएशन में। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ वीक स्पीशीज, ये है जो हमें मिला। तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन में कभी पूछा गया कि ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन दिया है और आपको कहा कि हमारे पास आया 54.1 किलो जूल, इतनी एनर्जी मिली हमें रिएक्शन में, तो एक्चुअली में मिलनी कितनी चाहिए थी? 57.1, मिली कितनी? 54.1। कितने का डिफरेंस है? 3 का। इट मीन्स एसिटिक एसिड को, या जो वो वीक स्पीशीज थी, उसके डिसोसिएशन में 3 किलो जूल एनर्जी गई। तो बस ये डिफरेंस लेना है, यही डिफरेंस होता है आयनाइजेशन और डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द वीक स्पीशीज। तो कभी एसिड वीक ले लो, कभी बेस वीक ले लो, अगर दोनों को वीक लोगे तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर जो वो डिसोसिएशन एनर्जी आएगी वो थोड़ी इसके लिए आएगी, थोड़ी उसके लिए आएगी, तो किसके लिए कितनी आई ये नहीं हम बता सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही वीक स्पीशीज दी होगी, दूसरी हमेशा स्ट्रांग होगी। तो आई थिंक दैट पार्ट इज क्लियर। सो नाउ यू कैन जस्ट नोट डाउन एंड नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 45 को भी लिख लो एंड ऑल्सो द क्वेश्चन नंबर 46। और क्वेश्चन नंबर 45 तो यू कैन ऑल्सो ट्राई, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखने के साथ यू कैन गिव इट एटलीस्ट 1 मिनट ऑफ थॉट कि इसको कैसे सॉल्व करना है, एंड होपफुली आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो अब देखते हैं कि आपने इसका क्या आंसर निकाला है। देखो, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NaOH इतनी है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए -57.1 है, पर HCl को जब NH4OH के साथ न्यूट्रलाइज किया गया, ये एक वीक बेस है, तो एनर्जी मिली -51.1। तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH? तो क्या करना है? आइडियली इतनी मिलनी चाहिए थी, मिली इतनी, तो इनका जो डिफरेंस था वो कहाँ गया? NH4OH को तोड़ने में। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन 57.1 एंड 51.1 इज 6 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द डेल्टा H डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 46। देखो, क्वेश्चन नंबर 46 अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टोक्योमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब यहां पर पूछा गया, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज व्हेन 50 ml ऑफ 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 25 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl। तो थोड़ा आपको बेस दिया है, थोड़ा एसिड दिया है।
गिवन दैट डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज 140 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी वैल्यू दी है ना, क्योंकि 140 होती नहीं, बट हमें 140 दिया गया तो हम इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अगर आपके पास 1 मोल H पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 1 मोल ही OH नेगेटिव चाहिए ना। अगर आपको OH नेगेटिव 2 मोल दे दिए होंगे तो OH नेगेटिव एक्सेस में दिए हुए हैं, बच जाएंगे। तो पहले तो ये चेक करो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो दिए हैं क्या वो बराबर हैं या कोई एक ज़्यादा है और एक कम है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मोलैरिटी सबने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इसका मतलब वो कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखते हैं, मोलैरिटी दी है तो यहां पर हम पहले निकालते हैं HCl के लिए मोल्स ऑफ HCl। तो HCl की कितनी मोलैरिटी 0.01, वॉल्यूम कितनी 25 ml। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। अब 1 मोल HCl जब टूटता है तो 1 ही मोल H पॉजिटिव मिलते हैं, तो जितने मोल HCl के होंगे उतने ही तो मोल्स H पॉजिटिव के भी होंगे। ठीक है, और जब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो वो 2 मोल OH नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब कि मोल्स ऑफ OH नेगेटिव कितने होंगे, ट्वाइस इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ट्वाइस इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकलेंगे, उसकी मोलैरिटी 0.01 इंटू उसका वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 100 इंटू 10⁻⁻5। तो देखो OH नेगेटिव आपके पास है 100 इंटू 10⁻⁻5, H पॉजिटिव है 25 इंटू 10⁻⁻5। तो दोनों के 25-25 आपस में न्यूट्रलाइज होंगे और OH नेगेटिव के 75 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स बच जाएंगे। ठीक है, तो हम ये पूछते हैं 25 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स गेट न्यूट्रलाइज्ड। ओके, क्लियर है। जब 1 मोल एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं तो 1 मोल से हमें मिलते हैं 140 किलो कैलोरी। 1 मोल से मिले 140 किलो कैलोरी। तो 25 इंटू 10⁻⁻5 मोल जब न्यूट्रलाइज हुए तब कितने मिले, 140 किलो कैलोरी। किलो मीन्स इंटू 10⁻³ कैलोरी इंटू 25 इंटू 10⁻⁻5, इतनी कैलोरीज, दैट इज 35 कैलोरीज। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमने क्वेश्चन को देखा है। तो नाउ यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. Delta H neutralization of a strong acid by a strong base is minus 57.3 kilojoule per mole. Delta H naught formation of water is minus 285.8 kilojoule per mole. Find the delta H formation of OH negative ions. ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए हमें पता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का जो एक्चुअल रिएक्शन होता है मैंने आपको बताया था क्या होता है वो, कि H पॉजिटिव एक्वस और 1 मोल OH नेगेटिव एक्वस रिएक्ट करके जब 1 मोल वाटर बनाते हैं, दिस इज एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका डेल्टा H नॉट आपको दिया गया है माइनस 57.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अब ये जो डेल्टा H है, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो मतलब सम ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखें, ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन कितना है,
-57.3, तो -57.3 किलो जूल किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट में क्या है? सिर्फ H2O लिक्विड, तो H2O लिक्विड का डेल्टा H फॉर्मेशन तो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो कि डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, ये आ गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस प्लस डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव एक्वस। अब यहां पर इंटरेस्टिंग एक पॉइंट ये आपको नोट करना है, H पॉजिटिव एक्वस के लिए डेल्टा H फॉर्मेशन 0 होता है, सिर्फ H पॉजिटिव के लिए, ठीक है। इट्स अ स्टैंडर्ड, इसको हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि H पॉजिटिव एक्वस के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 0, एंड ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको दी गई है -285.8 किलो जूल, और ये हमें निकालनी है, इसको ले लेते हैं x। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, ये दिया है, ये दिया है, और ये एक अननोन है, तो सिंपली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -285.8 प्लस 57.3, दैट इज -228.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना है? -228.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो दैट पार्ट इज क्लियर। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, और बाकी जितने भी एंथैल्पी चेंजेस हैं दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर।